हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक ये है जो है क्लास 12 का है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट के द्वारा हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं और इंडिपेंडेंट से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे कैसे फाइंड करेंगे, उससे पहले हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी बताया, सभी लेक्चर में बार बार बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही आसान है लेकिन फुल कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को बारीकी से ध्यान देना है। और इसके बाद ये जो हमने टॉपिक इसके जो डिफिनेशंस बता रहे हैं, इन सब को नोट करके एक आध दो बार आपको लर्न करना होगा, जिससे आपके माइंड में फीड हो जाए। उसके बाद तब उस तरह से जिन्हें हम प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को भी ध्यान से लगाना होगा। उसके बाद इस टाइप के जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो आप प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफिनीशन बात करते हैं इंडिपेंडेंट के, उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स लेंगे, उस प्रॉब्लम्स को लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो अपने टेक्स्ट बुक से उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट से प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, उससे पहले क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट की डिफिनेशन देखिए। इवेंट आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकुरेंस आर नॉन अकुरेंस। कोई भी घटना कुछ इस प्रकार से स्वतंत्र रूप में है कि अकुरेंस आर नॉन अकुरेंस। अकुरेंस मतलब भी घटना ही होता, अकुरेंस मतलब भी घटना या हादसा, घटना घटने या ना घटने के लिए ऑफ वन डज नॉट आफ्टर द प्रोबेबिलिटी। घटना ना घटने या ना घटने के पहले आप उसके पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करने, आफ्टर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकुरेंस आर नॉन अकुरेंस ऑफ द अदर, मतलब अकुरेंस और नॉन अकुरेंस ऑफ द अदर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी समझ लीजिए। देखिए, तो पी ए इंटरसेक्शन में मान लीजिए कोई दो सेट हैं या दो इवेंट है ए एंड बी, दो इवेंट ए एंड बी है, उन दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए क्या करता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ऐसे और सारे इवेंट्स होंगे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे बढ़ते रहेंगे, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट। तो इन सब को हम ऐसे ही फार्मूले लगाएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A1 इंटू प्रोबेबिलिटी A2 इंटू प्रोबेबिलिटी A3। तो इस प्रकार के फार्मूले से हम जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिए। देखिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है, प्रॉब्लम फर्स्ट कह रहा है एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, let the event A be odd number on the first thrown and be the event odd number on the second thrown, check the independent event A and B। कहने का मतलब ये है कि दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है, तो आपको कह रहा है चेक करना है फर्स्ट इवेंट नंबर और फर्स्ट ऑड नंबर। फर्स्ट इवेंट नंबर फर्स्ट ऑड नंबर से द्वारा जो इंडिपेंडेंट आपको चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सैंपलिंग करना होता है। जब तक हम सैंपल नहीं फाइंड कर पाते हैं तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, है ना। तो सबसे पहले सैंपल निकालते हैं, सैंपलिंग करते हैं या सैंपल स्पेस। देखिए दो डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। डाइस में मैक्सिमम कितने केस होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, दो डाइस को एक साथ थ्रो कर देंगे तो हो सकता है पहला कंडीशन दोनों 1 1 हो जाए, दूसरा कंडीशन 1 2 हो जाए, तीसरा कंडीशन 1 3 हो जाए, चौथा कंडीशन 1 4 हो जाए, पांचवा कंडीशन 1 5 हो जाए, छठवां कंडीशन 1 6 हो जाए। फिर ऐसे 2 1 हो जाए, 2 2 हो जाए, फिर 2 3 हो जाए, फिर 2 4 हो जाए, फिर 2 5 हो जाए, फिर 2 6 हो जाए, फिर 3 1 हो जाए, 3 2 हो जाए, फिर 3 3 हो जाए, फिर 3 4 हो जाए, 3 5 हो जाए, 3 6 हो जाए। ऐसे ही
4 1 हो जाए, या 4 2 हो जाए, या 4 3 हो जाए, या 4 4 हो जाए, या 4 5 हो जाए, या 4 6 हो जाए, या 5 1 हो जाए, या 5 2 हो जाए, 5 3 हो जाए, 5 4 हो जाए, 5 5 हो जाए, या 5 6 हो जाए, या 6 1 हो जाए, 6 2 हो जाए, 6 3 हो जाए, 6 4 हो जाए, और 6 5 हो जाए, और 6 6 हो जाए। ठीक है, इतने कंडीशन हो सकते हैं। दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो इतने कंडीशन हो सकते हैं। कितने कंडीशन है? 1 2 3 4 5 6 6 इधर है, 1 2 3 4 5 6 कैरिंग मतलब 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 36 केस ये आपके आ गए जो कि सैंपल स्पेस है। अब सैंपल स्पेस आपने निकाल लिया। अब कंडीशन कह रहा है कि एन अनबाइस्ड डाई थ्रो ट्वाइस, लेट द इवेंट फर्स्ट इवेंट, लेट द इवेंट ए बी द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। मतलब कि पहले स्टार्टिंग में फेंकने पे 8 नंबर का इवेंट निकालना है। फर्स्ट 8 नंबर, फर्स्ट 8 नंबर, फर्स्ट 8 नंबर के लिए देखिए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू देखिए 3। फर्स्ट 8 नंबर कितने हैं? फर्स्ट 8 नंबर देखिए 1 3 5, 3 है फर्स्ट में, और कितने 6 केस है, मतलब 1 केस 6 केस, 3 के 6 केस, और 5 के 6 केस। 3 इंटू 6 इक्वल टू हो गया 6 3 18। इसी का प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो पी ए इक्वल टू हो गया कितना, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 18/36। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर तो आपका यही है ना, सैंपल स्पेस तो आपका 36 है, तो P इक्वल टू कितना हो गया 1/2। 1/2 आ गया। ऐसे सेकंड, ऐसे फर्स्ट इवेंट नंबर, सेकंड ऐसे ही करेंगे। सेकंड 8 नंबर, नहीं इवेंट की बात नहीं कहा, आड़ी की बात किया। सेकंड ऑड नंबर, इसके ये आपको B मान लिया गया है, तो B इक्वल टू सेकेंड 8 नंबर में भी वही हो रहा है। सेकेंड 8 नंबर में देखिए आपका 1 1 केस आ रहा है, फिर ये 3 3 केस आ रहा है, फिर ये 5 5 केस आ रहा है सेकेंड का। देखिए बाकी सब है ना, तो कितने 3 कॉलम, ये और ये और ये 3 कॉलम है, और कितने रो है 1 2 3 4 5 6 6, तो ये भी कितना हो गया 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 इंटू 6 हो गया 18। तो आपको निकालना बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट गेटिंग द ऑड नंबर, getting odd number first and second, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे 8 नंबर को आपको गेटिंग करना है। अर्थात ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या हो जाएगा 3 इंटू, देखिए फर्स्ट 8 नंबर के कितने थे 3 थे, और सेकंड 8 नंबर के कितने हैं 3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर? अब देखिए अभी आपको बताया गया था इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। P A इंटरसेक्शन B, ये हो जाएगा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन टोटल इवेंट 36, ये हो गया 1/4 हो गया। तो इन सब की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जैक्ट क्या लिखते हैं, हमारा मेन फंडा क्या निकालने का, PA प्रोबेबिलिटी, PA की वैल्यू निकाला है 1/2, PB की वैल्यू भी निकाला है कितना
इसका भी निकाला नहीं है, इसको भी निकाल सकते हैं, ये भी है, तो ये हो जाएगा 18/36, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया है, 9/6 मतलब हो गया 1/4। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशन, according to independent condition PA intersection B is equal to PA into PB। तो देखिए PA इंटू PB की वैल्यू कितना है, 1/4 है, PA की वैल्यू भी 1/2 इक्वल टू 1/2 मतलब 1/4। LHS इक्वल टू RHS, यही आपको चेक करना था। सो गिवन इवेंट इज इंडिपेंडेंट, अतः जो दिया गया फलन है, जो दिया गया इवेंट है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है 3 कॉइन आर टॉस, कंसीडर द इवेंट। 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है, 3 कॉइन को, सिक्के के कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है। इवेंट ई कह रहा है 3 आर हेड आर टेल, R3 टेल, मतलब तीनों या तो हेड हो, तीनों या तो टेल हो। F कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। एंड G कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड ऑफ देयर पेयर, एटमोस्ट 2 हेड ऑफ द पेयर EF EG FG which are independent, which are dependent। मतलब इसमें से कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन कौन सा डिपेंडेंट है। सबसे पहली बात ये उठती है कि 3 सिक्के को एक साथ बाउंस किया जा रहा है, तो सबसे पहले इसका सैंपलिंग करते हैं, सैंपल स्पेस निकालते हैं। सॉल्यूशन में S इक्वल टू 3 सिक्के को एक साथ बाउंस किया जा रहा है, तो हो सकता है वो तीनों सिक्के हेड आ जाए, है ना। अब देखिए इसको लिखने का तरीका हमने बताया था, बार बार हम फिर बताते हैं, क्योंकि अक्सर गलतियां होती हैं, इसलिए ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक पे विशेष ध्यान दीजिए, कभी भी गलती नहीं होगा, साइड में लिख करके फट से फीड कर देंगे, है ना। तो H मान लिया तीनों हेड हो, ये लास्ट वाले को 4 बार हेड लिख दीजिए, 4 बार टेल लिख दीजिए, ये हो गया। इसके बाद इसको 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। फिर इसके बाद हेड है तो टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यही फटाफट लिख देते हैं, हेड 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 तीनों है। फिर हो गया टेल हेड हेड, फिर हो गया हेड टेल हेड, फिर हो गया टेल टेल हेड, फिर हो गया टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर हो गया हेड हेड टेल, फिर हो गया टेल हेड टेल, फिर हो गया टेल हेड टेल, फिर हो गया हेड टेल टेल, फिर हो गया टेल टेल टेल। ठीक है, इतने के सैंपल स्पेस के हैं, कितने हो गए टोटल, कितने हैं 8 होंगे, काउंट कर लीजिए 8 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस हैं इसके। अब इसके बाद अब पहली बार क्या कह रहे हैं, इवेंट ई। इवेंट ई कह रहा है कि या तो तीनों हेड हो या तो तीनों टेल हो, तो तीनों हेड यहाँ पे हो रहे हैं, तीनों टेल यहाँ पे हो रहे हैं, हेड हेड कामा टेल टेल टेल, ये हो जाएगा 2। अब दूसरी बात कह रहा है एफ एटलीस्ट 2 हेड, एफ जो है एटलीस्ट 2 हेड हो, एफ जो है एटलीस्ट 2 हेड होगा, मतलब कम से कम 2 हेड होना कंपलसरी है। तो इसमें 3 हेड है, इसको भी लिख देंगे, 2 इसमें है और इसमें भी हेड है 2, इसमें भी हेड है
2, इसमें नहीं है, इसमें है, और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, 2 हेड है। तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 केस हो गए। ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है एफ हेड एंड जी एट मोस्ट 2 हेड ऑफ द पेयर। जी जो कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड। देखिए एटलीस्ट, एटमोस्ट बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही गलती आपको होती है। एटलीस्ट में क्या होता है, कम से कम 2 हो 3 हो सकते हैं, लेकिन एटमोस्ट में क्या है, जो है वही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अब जैसे इसमें कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड में देखिए ये 3 हेड है, इसको नहीं लिखेंगे, ये आपको लिख देंगे टेल हेड हेड, ये आपको लिखेंगे हेड टेल हेड, ये भी आपको लिखेंगे टेल टेल हेड, ये भी आपको लिखेंगे हेड हेड टेल, ये भी लिखेंगे टेल हेड टेल, ये भी लिखेंगे हेड टेल टेल, और ये भी लिखेंगे टेल टेल टेल। ठीक है भैया। देखिए एटमोस्ट की जब बात कहेगी तो मैक्सिमम छोड़ के बाकी सब लिख दिया जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट, एटमोस्ट बहुत ध्यान से फीड कर लिए माइंड में, नहीं तो ये सब को इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और क्वेश्चन चौपट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एटलीस्ट में क्या है, कम से कम 2 होना चाहिए या 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 2 है तो कहने मतलब 2 से अधिक हो सकता है, 2 से कम ना हो, लेकिन एटलीस्ट मोस्ट में क्या है, मोस्ट नहीं होना चाहिए, अधिक 2 से अधिक नहीं होना है, बाकी नीचे सब हो। तो ये भैया केस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 केस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद इसी वक्त हम उसका वो निकाल देते हैं इंटरसेक्शन। पहले कह रहा है ई एफ एफ जी, ई एफ ई जी एफ जी, तो ई जी, ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में है कोई कॉमन? जी हाँ, एक कॉमन है टेल टेल, बाकी हेड हेड नहीं है। तो ये आपका हो गया टेल टेल, तो ये 1 केस बच रहे हैं। अब ऐसे ही ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन, ये ई इंटरसेक्शन एफ पहले लिख देते हैं, तब ई इंटरसेक्शन सीरियल वाइज चलते, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में देखिए ये कॉमन हो रहा है और कुछ नहीं कॉमन हो रहा, मतलब हेड हेड हो जाएगा इसी को। ये आपका हेड हो गया, ये भी हेड हो गया, ये भी हेड हो गया। और ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी में अभी आपने लिखा था ई और जी में केवल टेल टेल कॉमन था, टेल 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 मतलब 1 कंडीशन। अब इसके बाद आपका आता है एफ इंटरसेक्शन जी। बहुत ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं, एफ इंटरसेक्शन जी। इंटरसेक्शन तो आपको पता होगा ना, इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों सेट में कॉमन होता है। तो एफ इंटरसेक्शन जी, एफ और जी में कोई है ऐसा जो कॉमन हो, है कोई कॉमन? देखिए ये तो नहीं हो रहा, यस टेल टेल, टेल एच एच, टेल एच एच, टेल एच एच यहाँ पे है, और एस टेल एच, ये पहला ये हो रहा, टेल एच एच टेल हेड, फिर एच हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड नहीं हो रहा है, फिर हेड हेड टेल भी, हेड हेड टेल है, हेड हेड टेल है, बस। और तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 कितने हो गए? 3 हो गए। एफ इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी का हो गया, एफ इंटरसेक्शन जी का हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इन सब के हम प्रोबेबिलिटीज निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी निकाल करके क्या करेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी पीई। प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, तो 2/8 कितना हो जाएगा, 1/4। ऐसे प्रोबेबिलिटी एफ निकालते समय 4/8, ये हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी जी निकालने के लिए 7/8 हो गया। प्रोबेबिलिटी
ये तो आपका 1 था। अब यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1/8 हो जाएगा, क्योंकि इवेंट 1 है, टोटल इवेंट आपका 8 है। अब ऐसे इसका निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी, ये हो जाएगा, ये भी 1/8 हो जाएगा। नंबर इवेंट 1 है, टोटल इवेंट 8 है। फिर ये हो गया प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये हो जाएगा 3/8 हो गया। ठीक है, ये 3 केसेस हैं। इन तीनों केसेस को आराम से हमने निकाल लिया है। अब क्या कह रहा लास्ट में कि दिखाइए कि ई एफ ई जी एफ जी विच आर इंडिपेंडेंट विच आर डिपेंडेंट, इसमें से कौन कौन इंडिपेंडेंट है, कौन कौन डिपेंडेंट है। तो आइए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब जितने हमने वैल्यू निकाले हैं उसको हम क्लियरिटी ऊपर से फीड कर लेंगे, तब हम सिंपल से अलग अलग निकालेंगे। पी इक्वल टू कितना निकाला था 1/4, और पी एफ इक्वल टू कितना निकाला था, पी एफ इक्वल टू 1/2, कामा पी जी इक्वल टू 7/8, कामा पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/8, फिर पी ई इंटरसेक्शन जी, ये हो गया, ये भी कितना हो गया 1/8 हो गया। फिर है पी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तो ये कितना हो गया पी, ये हो गया आपका 3/8। क्लियर हो गया, सारा हमने लिख लिया ना। अब निकालते हैं सब कुछ को, रेस्ट कर लेते हैं, हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम थी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, लेकिन ये है कि गंभीर रहना है, थोड़ा सा इधर उधर नहीं होगा, माइंड को जरा सा डाइवर्ट करेंगे समझ में नहीं आएगा, अवश्य तो आपको पूरे समझ में आएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहला कंडीशन कह रहा है ई एफ, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, अकॉर्डिंग टू लिख देंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट इवेंट के अकॉर्डिंग पी प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इंटू पी एफ, अब देखिए पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितना है 1/8, यहाँ लिख दिया गया, और पी ई की वैल्यू है 1/4, और पी एफ की वैल्यू है 1/2, तो ये दोनों इक्वल हो गए। LHS इक्वल टू RHS, सो इवेंट E and F are independent। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो गए। ऐसे हम इसको इधर चेक करते हैं। फिर आपको है EG, तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन G, इसके लिए क्या करते हैं, E इंटरसेक्शन G के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फार्मूला क्या है, PE है ना, PE इंटरसेक्शन क्या होगा बताइए, PE इंटू PG है ना, यही होता है, ये हो गया। अब देखिए PE इंटरसेक्शन G आपने निकाला है, ये निकाला 1/8, ये हो गया। PE की वैल्यू है 1/4, और PG की वैल्यू है 7/8। तो ये देखो इक्वल तो नहीं आ रहा, तो लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन इवेंट E and G
इज E and G इज नॉट डिपेंड, E and G इज डिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का अपोजिट क्या होता है? डिपेंडेंट। इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब E और G जो होंगे, इवेंट E और G जो होंगे डिपेंडेंट इवेंट होंगे, या कह सकते हैं और नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंडीशन और देखना है F और G का। F और G इसको नोट करते रहिएगा समझते हुए। F और G में क्या लिखेंगे, ऐसे ही बताइए फार्मूला आप लोग तुरंत बताइए। F और G तो प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन G क्या हो जाएगा? PF इंटू PG। तो F इंटू G, PF इंटू इंटरसेक्शन G की वैल्यू कितनी है? 3/8। और PF की वैल्यू आपने निकाला है, PF की वैल्यू 1/2 और PG की वैल्यू आपने निकाला है 7/8। ठीक है, क्या ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं? PG 7/8 और PF 1/2 इक्वल नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा। तो LHS not equal to RHS, so event F and G are not independent। ठीक, F और G जो है नॉट इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबाइस्ड डाई आर द टास्क, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन, क्वाइंस के हेड आने की, एंड बी द इवेंट 3 इवेंट आने की ऑन द डाई, चेक वेदर A and B are independent or not independent। मतलब कि एक क्वाइन है और एक टॉस है, एक साथ टॉस किया जा रहा है। एक क्वाइन और एक डाइस को एक साथ थ्रो किया जा रहा है। तो इसमें कह रहा है या तो टॉस करने के बाद या तो हेड आ जाए, हेड आए, या तो पहली टॉस, फर्स्ट टॉस कह रहा है। फॉर ए क्वाइन अनबाइस्ड टॉस लेट A be the event, मतलब हेड और टेल, मतलब तो क्वाइंस को टॉस किया जाता है, क्वाइन को टॉस किया जाएगा तो या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो क्वाइन पहली बार क्वाइन टॉस किया गया, फिर डाइस टॉस किया गया। क्वाइन को टॉस किया, सपोज दैट हेड आ गया, डाइस को टॉस किया, सपोज 1 आ गया, फिर अगली बार फिर हेड आ गया, अगली बार 2 आ गया। इस तरह से आपका सैंपल स्पेस पहले बनाते हैं। देखिए जब तक हम सैंपलिंग नहीं करना सीखेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्विंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो सिक्के को उछालने के में 2 केस होंगे और डाइस को टॉस करने के मात्र 6 केस होंगे। दोनों को मिला के कितने केस बनते हैं? देखिए यहाँ पे पहली बार सिक्का उछाला गया, हेड, डाइस 1 आ गया, फिर हेड आ गया, डाइस 2 आ गया, फिर हेड आ गया, डाइस 3 आ गया, फिर हेड आ गया, डाइस 4 आ गया, फिर हेड आ गया, डाइस 5 आ गया, फिर हेड आ गया, डाइस 6 आ गया, फिर टेल आ गया, डाइस 1 आया, फिर टेल आ गया, डाइस 2 आया, फिर टेल 3 हो गया, फिर टेल 4 हो गया, फिर टेल 5 हो गया, फिर टेल 6 हो गया। टोटल कितने केस होंगे? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 केस हो गए। अब बात क्या कह रहा है कि पहला डाइस इंडिपेंडेंट, लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, मतलब कि ए जो होगा इवेंट ए हेड आने की इवेंट होता है, हेड आने का इवेंट मतलब फिट हो रहा है। तो हेड आने के लिए देखिए H1 H2 H3 और H4 और H5 और H6, ये कितने केस हो गए? 6 केस होंगे। 1 2 3 4 5 6 केस होंगे। अब बी की बात क्या कर रहे हैं कि बी
आपको ये कैपिटल बी दिख रहा है और ये कैपिटल ए दिख रहा है। एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई चेक, मतलब कि बी जो है 3 आने की कहो, बी 3 आने के लिए या तो हेड टेल है या तो टेल हेड है। हेड टेल ये हो गया और टेल ये हो गया। ठीक, कितने केस हो गए? 2 केस हो गए। अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा कॉमन हो रहा है? इंटरसेक्शन में क्या होता है जो दोनों में कॉमन होता है? इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है? हेड टेल, हेड 3 यहाँ पे भी है, हेड 3 ये हो गया। तो ये कितने केस हो गए? 1 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। नंबर ऑफ इवेंट आपके कितने हैं? ए के 6 हैं और टोटल इवेंट 12 है। यहाँ लिखेंगे इम्प्लाइज दैट है, तो P 6 अपॉन 12 मतलब 1/2। अब ऐसे PB की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी PB ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट 2 है, टोटल इवेंट 12 है, तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो गया। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1 अपॉन 12। ठीक, क्लियर हो गया? सारी वैल्यूज हमने निकाल दिया। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट इवेंट में देखिए अब हम क्या करते हैं, ऊपर रेस कर लेते हैं। जो वैल्यू निकाले हैं वो आपको पता है, हम सीट लिख भी देते हैं। देखिए जो निकला हुआ है PA कितना निकाल दिया है? 1/2। PB कितना निकला है? 1/6। और PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू निकल गया है 1/12। सारी वैल्यू निकाल देंगे अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट इवेंट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट इवेंट का कंडीशन जो है क्या कहता है? PA इंटरसेक्शन PB इक्वल टू PA इंटू PB। अगर ये फॉलो कर गया तो समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आपने कितना निकाला? 1/12। प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई, प्रोबेबिलिटी PA 1/2 और इसका हो गया 1/6। 1/12 इंटू 1/12 LHS इक्वल टू RHS। So given event A and B are independent इवेंट। ठीक, समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन भी हो गई और उसकी स्टेटमेंट्स भी होंगे, फार्मूले भी होंगे, उसकी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, 3 प्रॉब्लम्स हमने करवाया है। इस तरह के और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, आई होप सो भी आप सॉल्व कर लेंगे आराम से। अगर समझ में आता है तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि आप लोग भी शिक्षित हो जाए और साथ साथ हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो हम पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस हमारे लेक्चर पे हमारे चैनल पे प्रोवाइड है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।